नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम आरयूएचएस और एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में जितने भी लास्ट ईयर में या फिर उससे लास्ट ईयर में पिछले 5 सालों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस प्लस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आने की आपके 2025 में आने की संभावना रखते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। और क्वेश्चंस के साथ साथ हम उसके कंसेप्ट पर भी जाते हैं, कंसेप्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और अगर आपने अभी तक जो हमारी क्लासेज हो चुकी हैं वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप अपने चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जब जाएंगे तो पहले प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बीएससी नर्सिंग क्वेश्चन एंड विथ सॉल्यूशन वाली जो ये प्लेलिस्ट है, या इसमें जाइए, जितने भी क्लासेज अब तक हुई हैं वो सारी क्लासेज आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और सारे क्लासेज को आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लासेज अटेंड नहीं की है तो मान लीजिए कि आप एक बहुत ही बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आपका कोई ना कोई साथी जरूर इन क्लासेज को देख रहा होगा, जो जब आप उसके साथ एग्जाम में कम्पीट करेंगे तो आप उसके साथ ज़रूर पिछड़ जाने वाले हैं, क्योंकि ये बेहद खास क्वेश्चन इसके अंदर इस सीरीज में इन्वॉल्व किए गए हैं। और जो भी लेंथी क्वेश्चंस हैं, जो इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को इस सीरीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ये वो सीरीज है जो कि लोग लास्ट में स्टार्ट करते हैं, जब आपके एग्ज़ाम के 15 दिन बच रहे होते हैं, महीना बच रहा होता है, उस टाइम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए पहले स्टार्ट की है ताकि आप थ्रू आउट आपकी रिवीजन में भी ये हेल्प कर सकें। आप जो भी पढ़ रहे हैं नई नई चीज़ें, तो आपको पता लगे कि आप जब मान लीजिए आज आपने एक चैप्टर पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अब आपको अगर ये सीरीज देख चुके होंगी तो आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर आप कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। और अपने कम्युनिटी सेक्शन में आप देखिए, रोज़ सुबह 6 बजे आपको एक नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप वहाँ पर अपने कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जाकर रोज़ वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर भी आएँ तो वहाँ से भी अगर आपको ये सारा कंटेंट मिलता रहे पढ़ने से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो आपका जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है वो बना रहता है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वैसे ही कंटेंट आपके पास आता रहे, है ना। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस पर भी एक बार गौर कीजिएगा कि अपने चैनल पर 94% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। इसलिए एक बार उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन हमारी इसमें काफ़ी मदद हो जाएगी और आपके लिए और अच्छे कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। और जितने भी अपन क्लासेज ले रहे हैं, इन क्लासेज की PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। और क्लास में जो आज का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए कि द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये जो क्वेश्चन है 2 से 3 बार, मैं पिछले 5 सालों का पेपर्स देख रहा था आपके, तो उसके अंदर 2 से 3 बार जहाँ एंडोस्पर्मिक पूछ लिया जाता है, कई बार नॉन एंडोस्पर्मिक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसी तरीके से हर साल एक क्वेश्चन आता है लगभग। और मैंने प्रीवियस ईयर वाली जो अभी प्रीवियस क्लासेज आपने देखी होंगी तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया था और यहाँ पर भी, ताकि ये कंसेप्ट आपके लिए मजबूत हो जाए। तो आप ये देख लीजिए कि गैर एल्यूमिनियम बीज के उदाहरण कौन कौन से हैं। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम से वहाँ पर उसको डाउनलोड करके इसको याद कर सकते हैं। देखो, ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैंने अपने लिए बनाई थी पहले। देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एक साथ लिख लिए हैं सारे के सारे कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उस टाइम जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो उसको यूज़ कर लेता है, जबकि कुछ ऐसे एम्ब्रियो होते हैं जो कि अपने एंडोस्पर्म को यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके अंदर सीड के टाइम पर भी एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, तो उनको बोलते हैं अपन एंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का जो एग्जाम्पल है उसको आप याद कर सकते हैं PUBG के नाम से। PUBG 2, पी, बीन, ग्राउंडनट और ग्राम्स, ये होते हैं कौन? नॉन एंडोस्पर्मिक। जबकि एंडोस्पर्मिक सीड कौन कौन से होते हैं? मेज हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे के सारे मोनोकोट होते हैं। ठीक है, आप ये याद कर लीजिए कि
जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं वो मोनोकोट होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं वो डाइकोट होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में कौन से आते हैं, PBG2 आता है, PBG और 2 आता है। ओके, अब इसको दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए और एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या आंसर आ रहा है इसका, देखिए मेज, बाजरा, कैस्टर, ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे के सारे अपने हो चुके हैं, उसके अंदर आ जाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर। जबकि अपन ने नॉन एंडोस्पर्मिक के लिए क्या देखा था, PBG2, ठीक है, इसमें से P वाला P आ गया तो यहाँ पर ये हो चुका है, ये आंसर आ गया है आपका P, मटर। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा मटर, मक्का, बाजरा, अरंडी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एल्ब्यूमिनस सीड हैं, इनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है अपना, उस पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरीके से और अपना खानदानी दिमाग लगाइए और देखिए इसके अंदर कौन सा आंसर हो सकता है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइए कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्राकोष का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम होता है सर। उसका टेपिटम का कार्य क्या होता है ये पूछ रहा है। देखिए ये 4 लेयर होती हैं। जो अपना प्राकोष होता है इसको बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं सर। जो पहली लेयर होती है ये एपिडर्मिस होती है, ठीक है। जो इसके अंदर होती है ये होती है हाइपोडर्मिस। ये क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है। ये फिर मिडिल लेयर हो जाती है, क्या होती है, मिडिल लेयर हो जाती है। इसके अंदर की तरफ पाया जाता है क्या, टेपिटम पाया जाता है। इसके अंदर पाई जाती है कौन सी लेयर, टेपिटम लेयर पाई जाती है। ओके, ये जो टेपिटम लेयर है ये यहाँ पर जब प्रागकोश में प्रागकण बन रहे होते हैं, प्रागकोश में क्या बनेंगे, प्रागकण बनेंगे, मतलब पोलन ग्रेन बनेंगे। जो पोलन ग्रेन बन रहे होते हैं तो उनको पोषण देते हैं कौन, ये टेपिटम जो लेयर है ये उनको पोषण देती है। टेपिटम लेयर किसको पोषण देती है, ये पोलन ग्रेन को पोषण देती है जब वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका काम क्या है, इसका काम है पोषण। सर सुरक्षा किसका काम है, सुरक्षा। ये देखो एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, मिडिल लेयर हो गई। ये सारी सारी लेयर जो हैं ये किसका काम करती हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ये सारी लेयर किसका काम कर रही हैं, ये प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। जबकि टेपिटम किसका काम करती है, ये पोषण का काम करती है, नरिशमेंट का काम करती है। ये नरिश करती है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनको नरिश करती है। ओके, तो ये इसका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आप देखिए और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए कि द मेड ऑफ एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन का एग्जाइन है वो किसका बना हुआ होता है। अभी अपन ने बात की एंथर के अंदर पोलन बनता है, पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, उनको टेपिटम क्या करता है, नरिशमेंट करता है। ओके सर, अब बात आ जाती है पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन जो होता है वो इस प्रकार से पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन के बाहर की तरफ इस तरीके की लेयर होती है। तो ये जो लेयर होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है ये होती है इंटाइन। ये क्या होती है, इंटाइन। जबकि बाहर ये होती है इंटाइन लेयर, ठीक है। जबकि बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन एक्जाइन। क्या बोलते हैं, बाहर वाली को एक्जाइन बोलते हैं, इंटाइन अंदर वाली को बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर वाली जो लेयर है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होती है सर, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। इससे फ़ायदा क्या, एक तो जो ये परागकण है, परागकण की सुरक्षा प्रदान करती है, इससे परागकण सुरक्षित रहता है। ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और ये एक ऐसा ज्ञात मटेरियल है जो कि किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता है। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो अपन ने को पता हो कि जो कि इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर पाए। इसी वजह से जो जीवाश्म की खोज की जाती है, जीवाश्म की खोज में जो ये पोलन ग्रेन है ये कई 200-200 साल 500-500 साल पुराने स्पोरोपोलिनिन के जो ये पोलन ग्रेन है ये आपको देखने को मिल जाते हैं। किस वजह से, स्पोरोपोलिनिन की वजह से। स्पोरोपोलिनिन डिग्रेड होता नहीं है जिसकी वजह से जो ये पोलन ग्रेन है ये बचे रह जाते हैं ऐसे कैसे, ये भी डिग्रेड नहीं होते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और यहाँ पर कि मान लीजिए आपको 500 साल पुराना एक पोलन ग्रेन मिला, ठीक है। वो अंदर से सुरक्षित है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 500 साल पुराना है अब उसको हम
उसको जब जर्मिनेट करवाएंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, कि उसकी वाइबिलिटी है, उसकी जीवितता है वो कुछ समय के लिए होती है। जैसे वीट होती है, गेहूं, उसकी जो वाइबिलिटी है वो 30 मिनट तक की होती है। कितने मिनट तक की होती है? 30 मिनट तक। अब जब ये गेहूं का पोलन ग्रेन है, वो हो सकता है आपको 500 साल बाद भी देखने को मिल जाए, क्योंकि वो खराब नहीं हुआ है। उसकी बाह्य चोल जो बनी हुई है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, इसलिए खराब नहीं हुआ है। लेकिन उसकी जो वाइबिलिटी है, मतलब कि उसकी जीविता है, वो अंदर से मर चुका है। वो उसकी जीविता 30 मिनट की थी, वो 30 मिनट तक ही काम कर सकता था, उसके बाद में वो मर चुका होता है। ओके, ये होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती हैं। अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोला जाता है, बाहर वाली लेयर को एक्साइन बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2 सेल पाई जाती हैं। एक सेल होती है बड़ी वाली सेल, एक होती है बड़ी वाली सेल, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। जबकि एक अंदर वाली सेल होती है, एक अंदर वाली सेल होती है, ये छोटी सेल होती है। ठीक है, इस सेल को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इस सेल को? क्या बोलते हैं? ये रिप्रोडक्टिव सेल होती है, इसको बोलते हैं अपन जर्मिनेटिव सेल। इसको बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल। इसको क्या बोला जाता है? जर्मिनेटिव सेल बोला जाता है, जो कि छोटी होती है, तर्क रूप में होती हैं। ठीक है, जबकि जो बड़ी होती है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ओके, स्पोरोपोलिनिन के बारे में अपन ने अच्छे तरीके से देखा, इसके अंदर कितनी सेल्स होती हैं वो देखा अपन ने। पोलन ग्रेन के बारे में जितनी बातें हो सकती थी अपन ने यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के अंदर वो बात पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन अपन जो है अगली क्लास में दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो परागकण की बाह्य चोल किसकी बनी हुई होती है? यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन की। और यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि बाह्य चोल के अलावा पूछा जाए कि जो आंतरिक चोल है, जिसको अपन इंटाइन बोल रहे हैं, ये किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है अपनी सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जबकि एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। चलिए, आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। The unit carrying the genetic characters in the progeny to generation, progeny generation से कहना क्या चाह रहा है कि जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट से और बच्चों में ले जाने वाली कौन सी यूनिट है? जैसे पेरेंट्स से और चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों के अंदर जब कैरेक्टर जाते हैं तो वो कौन सी यूनिट है जो कि उनको लेकर जाती है? देखो यहाँ पर फिनोटाइप क्या होता है? वो फिनोटाइप कैरेक्टर होते हैं, जीनोटाइप ये भी कैरेक्टर होते हैं सर। फिनोटाइप और जीनोटाइप कैरेक्टर होते हैं। फिनोटाइप वो वाले कैरेक्टर होते हैं जो बाहर से देखकर पता लग जाते हैं। जैसे ये बंदा लंबा है भाई, ये बंदा छोटा है भाई, इस बंदे की आँख कैसी है? ब्लैक हैं, इसके हेयर कैसे हैं? करली हैं। ये सारे जो कैरेक्टर हैं अपने को बाहर से देखकर पता लग जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है? जीनोटाइप। वो हो जाती है फिनोटाइप, जो बाहर से देखकर पता लग जाती हैं। जबकि जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप वो होते हैं जो जेनेटिक लेवल पर होता है। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उनकी जो एक व्यक्ति है वो भी लंबा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी लंबा है, लेकिन इस अपने को अब बाहर से देखकर ये नहीं बता सकते कि इनका जीनोटाइप क्या है। अपन फिनोटाइप बता सकते हैं कि दोनों लंबे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि जीनोटाइप नहीं बता सकते कि इनके अंदर जीन कैसे हैं। हो सकता है कि ये जो है ये टी वाला हो, मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन में टोल वाला हो और सकता है ये ऐसा हो कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में। इन दोनों कंडीशन में दोनों टोल होंगे, लेकिन इनकी जीनोटाइप अलग अलग है। तो जीनोटाइप जो होता है जेनेटिक लेवल पर डिस्कस किया जाता है, इसको बाहर से देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है। ओके, अपन ने बात की जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। अब जो जीन क्या होती है सर, इसको समझिए एक बार। ठीक है, जीन को एक बार अच्छी तरीके से समझिए। जीन को समझने से पहले एक बार ये समझिए। देखो ये एक सेल है, ये कैसी सेल है? एक सेल है, ठीक है। ये एक हैप्लॉइड सेल मान लेते हैं। इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं इसके अंदर? क्रोमोसोम होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, मीटर्स में होते हैं। जबकि सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो माइक्रो लेवल पर होती है। सेल की जो स्ट्रक्चर होती है माइक्रो लेवल पर होती है, जबकि मीटर के अंदर इसके अंदर क्या होता है? कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। सेल होती है, सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है सर। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं अपन डीएनए,
क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए जैसे ये एक डीएनए हो गया, ठीक है, ये डीएनए है। अब डीएनए की एक छोटी सी इकाई, डीएनए की एक छोटी सी इकाई, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं जीन। उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। सेल, एक पूरी सेल जो होती है, एक हैप्लॉइड सेल के पूरे जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीनोम, उसको बोलते हैं जीनोम। जीनोम के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन, ठीक है। तो ये होते हैं जीन। और जीन फिर एलील क्या होता है सर, जो जीन होता है उसी के दो फॉर्म पाए जाते हैं। जीन के कितने फॉर्म पाए जाते हैं, दो फॉर्म पाए जाते हैं। ये दोनों जो फॉर्म है ये वही हैं जो अपन ने डिस्कस किया था अभी, ये टी और ये एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों ही जीन है। ये एक अलग एलील है, ये एक अलग एलील है, जबकि दोनों के दोनों एक ही कैरेक्टर के जीन है, एक ही कैरेक्टर के जीन है, वो है हाइट की। दोनों ही हाइट को बताते हैं, लेकिन इसके अंदर अलग अलग है। ये है होमोजाइगस कंडीशन में, ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ये जीन के ही अल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं एलील। तो जो यूनिट होती है जो कि जेनेटिक कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से और अगली जनरेशन में लेकर जाती है, वो होती है कौन, जीन होती है। जीन के पास वो कैरेक्टर होते हैं जो कि उसको अगली जनरेशन के अंदर लेकर जाना होता है, ठीक है। आनुवंशिकता की इकाई, अगर कोई आपसे पूछे कि आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है, तो वो होती है जीन। वो क्या होती है, जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। एलील क्या होती है, ये जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, ओके। तो यहाँ पर जिसको ये आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आनुवंशिकता लक्षणों को संतति पीढ़ी में ले जाने की वाली इकाई कौन सी होती है, ये होती है सर जीन। जीन क्या होती है, ये अगली पीढ़ी में जेनेटिक कैरेक्टर्स को ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का पिता कौन है, मतलब आनुवंशिकी का पिता कौन है, जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स को बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, मेंडल को। मेंडल ने कब से कब तक काम किया था, मेंडल ने जो पाइसम सेटाइम पर काम किया था, इस पर गार्डन पी पर काम किया था, गार्डन पी पर काम किया था। और ये कब से कब तक किया था, ये 1856, कब से 1856 से, शायद ये 1756 में, 1756 से और 1763 तक इन्होंने गार्डन पी पर काम किया था, ठीक है। गार्डन पी पर काम किया था 1756 से और 1763 तक। और ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने 7 साल काम किया था, 7 साल काम किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे और उनके 7 कैरेक्टर के अब अगर आप एलील देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 एलील हो जाएंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के 2 वो होते हैं, एलील होते हैं, ठीक है। 14 एलील होते हैं और इन्होंने 7 कैरेक्टर चूज किए थे इसके लिए, ठीक है, मेंडल ने। और मेंडल ने पाइसम सेटाइम पर, जिसको बोला जाता है गार्डन पी पर काम किया था, ओके। ये थे आनुवंशिकी के पिताजी, ओके। आगे हम बात करते हैं कि हु डिस्कवर लिंकेज इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर लिंकेज की खोज किसने की। देखिए पहली बात तो कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, जब एक कैरेक्टर के साथ, जैसे एक कैरेक्टर है उसके साथ दूसरा कैरेक्टर भी जुड़ा हुआ हो, एक कैरेक्टर के साथ दूसरा कैरेक्टर भी जब जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोला जाता है लिंकेज। क्या बोला जाता है, लिंकेज। ये हो सकता है सेक्स लिंकेज हो, मतलब कि ये सेक्स से रिलेटेड लिंकेज हो, कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनसे रिलेटेड हो। इन्होंने जो डिस्कवर किया था, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था ड्रोसोफिला पर। किस पर स्टडी की थी इन्होंने, ड्रोसोफिला पर स्टडी की थी। ये देखिए आप एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ड्रोसोफिला पर। ये कौन सी है, ये मेल ड्रोसोफिला है और ये फीमेल ड्रोसोफिला है, ठीक है। ये अब जो फीमेल ड्रोसोफिला है वो आकारिकी में बड़ी होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी जाइंट होती है, बड़ी होती है, जबकि मेल जो होता है ये छोटा होता है, ठीक है, इसका आकार छोटा होता है। अब इनका जो सेक्स रिलेटेड, मतलब कि इनके सेक्स को अपन जो है इनका आकार देखकर ये बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अगर इसका आकार बड़ा हुआ तो वो फीमेल हो जाएगी, और अगर इसका आकार छोटा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो ये होती है लिंकेज, जहाँ पर हम एक कैरेक्टर को देखकर दूसरे कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं। ये ड्रोसोफिला पर किसने अध्ययन किया था, ये किया था मॉर्गन ने। किसने, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अध्ययन किया था और यहाँ पर सेक्स लिंकेज की इन्होंने खोज की थी, लिंकेज की इन्होंने खोज की थी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चन कर पाए हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट, कल 7 बजे दोबारा से मिलते हैं। और ये हर एक क्लासेज इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाती है। अगर आप लोग
ये क्लासेज रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे सिर्फ इसके बेसिस पर। और आप जो स्टूडेंट रेगुलर वैसे भी पढ़ रहे हैं तो आप उनसे एक एक्स्ट्रा एज ले पाएंगे, जो आपके कंपटीशन वाले हैं उनसे एक्स्ट्रा एज ले पाएंगे, क्योंकि आपको जब एक ही क्वेश्चन को आप जब बार बार देखेंगे, हर एक कंसेप्ट को आप इतनी बार देख चुके होंगे एग्जाम तक कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाएगा और आप पहले ही बताएंगे कि हाँ ये तो मुझे लग ही रहा था कि ये क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, वो वाली कंडीशन हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स को किसी तरीके से करनी चाहिए तो आप फिजिक्स को कर सकते हैं। फिजिक्स के ऊपर अपन ने मास्टर प्लान किस तरीके से फिजिक्स को आप मास्टर कर सकते हैं, अच्छा अपना उस पर मजबूत कर सकते हैं, उस पर अपन ने एक पूरा वीडियो बनाया था, उसमें अपन ने डिस्कस किया था उसका सिलेबस क्या है, हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं और अपने को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, वो अपन ने डिस्कस किया था। और एक उसी के साथ अपन ने रे ऑप्टिक्स पर ये पावर वाला कंसेप्ट अपन ने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, वो भी आप देख सकते हैं। पावर वाला कंसेप्ट हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप ये क्लास भी जरूर जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल 6 बजे।